एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग एंड सेल्स के टॉपिक में आज हम डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बगैर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान डिज़ाइन जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बेसिकली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। छोटे बिजनेसेस भी इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। मार्केटिंग बगैर किसी प्लान के आगे नहीं बढ़ सकती। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या? स्ट्रेटजी कहते हैं किसी चीज़ को एक ख़ास तरीके से करना, एक ख़ास वे में करना, इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान होता है डिजाइन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड गेन अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ये एक ऐसा प्लान है जो लंबे अरसे के लिए बनाया जाता है और मकसद होता है इसका कि अपनी प्रोडक्ट, अपनी प्राइसेस, अपनी प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और दीगर मुख्तलिफ जो प्रमोशंस के मसाइल हैं उन सबको इंटीग्रेट करके और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के साथ अटैचमेंट करके या इंगेजमेंट करके आगे बढ़ना। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक खास वे ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, एक खास वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्राइसिंग समथिंग जो आप बेचना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा एज क्रिएट कर सकें मार्केट में, आप एक ऐसा वे क्रिएट कर सकें कि आपका बिजनेस चले और आप कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो हासिल करके, यानी कि मुकाबले में कोई ऐसा एज हासिल कर लें जिसकी बुनियाद पे आपका बिजनेस आगे बढ़े। इसी को हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलेंगे। इसमें कंपनी की वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, आउटलाइन की जाती हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, वो कहाँ पे है, उस तक कैसे पहुँचेंगे, उससे उसको पैगाम कैसे पहुँचाएंगे और उसको किस तरह से अपने साथ इंगेज करेंगे, रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। तो ये इस तमाम कैसे और क्यों का जवाब ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में दिया जाता है। सिंपल टर्म्स में हमें सबसे पहले तीन बुनियादी सवालात के जवाब चाहिए होते हैं। पहला सवाल है, हु आर आवर कस्टमर्स? हमारे कस्टमर्स कौन हैं? एक टर्म इस्तेमाल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर से मुराद है अपने कस्टमर को जाने कि वो कौन है, वो कैसा है, कहाँ पे है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी इनकम्स का लेवल क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके बाइंग बिहेवियर कैसे हैं, उसको समझना। पीछे हम कुछ टॉपिक्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अपने कस्टमर को जाने कि कस्टमर कौन है। जब तक हमें कस्टमर की समझ नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते। पहले कस्टमर को जानना जरूरी है, कस्टमर क्या चाहता है, प्रोडक्ट किस किस्म की चाहता है, प्राइसेस कौन सी प्रेफर करता है। तो ये सब चीज़ें पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हु इज़ आवर कस्टमर, व्हाट वैल्यू डू वी ऑफर देम। जब कस्टमर डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप उसको क्या वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कस्टमर को हमेशा टॉप क्वालिटी ऑफर करना चाह रहे हो। आप अपने से जो कुछ बन पाता है आप करके वो उसको देना चाह रहे हो। नो, हमें ये करना है कि हम उसको क्या दे सकते हैं और वो क्या मांग रहा है। असल टारगेट ये नहीं हो सकता कि हम क्या दे सकते हैं, हम ये भी साथ में देखेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर कस्टमर जो चाहता है अब वो नहीं कर पाए तो कस्टमर आपके साथ कोई हमदर्दी रखने वाला नहीं है, आपको बिजनेस नहीं देगा। तो व्हाट वैल्यू डू वी ऑफर देम, हम उन्हें क्या ऑफर करेंगे, वो वही ऑफर करेंगे जिसकी उसको जरूरत है, जिस चीज को वो चाहता है। अगर आप उसको वो ऑफर नहीं करेंगे, देन ही विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रोडक्ट्स। हाउ विल डिलीवर द वैल्यू बेटर देन कंपेरेटर्स? अब हमने वैल्यू डिलीवर भी करनी है और अपने कंपेरेटर से बेहतर तरीके से करनी है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी है जैज। लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो बनाते हैं बाय आइडेंटिफाइंग इट्स टारगेट कस्टमर्स।
टारगेट सेगमेंट उनका क्या है, वो किसको माल बेचते हैं, किसको अपना कस्टमर समझते हैं। तो उनका कस्टमर कौन है? सबसे पहले सवाल का जवाब कि हु इज योर कस्टमर। यूथ, प्रोफेशनल्स और रूरल यूजर्स, उनको तकरीबन हर किस्म के कस्टमर को ऑफर करना है। ऑफर्ड टेलर्ड पैकेजेस, डेटा बंडल्स, कॉल ऑफर्स। अब वो जिस तरह का कस्टमर है उसी तरह के पैकेजेस बनाते हैं ताकि कस्टमर अपनी मर्जी का और अपनी ज़रूरत का पैकेज उनसे हासिल कर ले। वो दिमाग में रखते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा कौन सा कस्टमर किस किस्म का पैकेज चाहता है। किसको लंबी कॉल्स का पैकेज चाहिए, किसको ज़्यादा डाटा का पैकेज चाहिए, किसको डेटा के बंडल्स चाहिए, हाइब्रिड पैकेजेस चाहिए। एंड यूजिंग डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मीडिया, तीसरा सवाल क्या है कि आप ऑफर कैसे करेंगे। आपने ऑफर भी करना है और कंपैरेटर से बेहतर तरीके से करना है। कंपैरेटर से ज़्यादा अच्छी वैल्यू डिलीवर करें, कस्टमर को लगे कि ये हमें थोड़ा सा एज मिल रहा है, इसमें सर्विस भी अच्छी है, इसमें पैकेजेस अच्छे हैं, इसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इसमें जो वैल्यू डिलीवर की जा रही है वो दूसरी कंपनी से बेहतर है, तो वो आपका पैकेज लगवा लेंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल है तमाम कंपैरेटर्स के बारे में। तो कस्टमर बड़ा सोच समझ के फैसला करता है कि उसे कौन से नेटवर्क को सब्सक्राइब करवाना है, कौन सी सर्विस लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। तो तीनों चीज़ों का यहाँ पे जवाब दिया गया। यूजिंग डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मीडिया टू कम्युनिकेट वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को डिलीवर कैसे करेंगे? ऐप्स के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि टेलीविजन वगैरह, अखबारात के जरिए, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। तो आप देखते हैं उनके एड्स टीवी पे भी आते हैं, मोबाइल फ़ोन की ऐप्स पे भी आते हैं, अखबारात पे भी आते हैं, और वो जो साइन बोर्ड्स आप रोड्स की साइड्स पे देखते हैं वहां पे भी आपको मिलता है कि वो अपने कस्टमर्स तक बात पहुंचा रहे हैं। अब वेल डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की निशानी क्या है? पहली बात कि आप जब स्ट्रेटजी बनाएंगे तो अपने रिसोर्सेज का, अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करेंगे। एक वर्ड होता है इफेक्टिव, एक होता है एफिशिएंट। यहाँ पे हम एफिशिएंट की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है 2+2=4, यानी कि बस बराबर बराबर यूज कर देना और मकसद हासिल कर लेना, जस्ट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब होता है अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन अ ऑप्टिमल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको फायदा ही फायदा है। मैक्सिमम पे ऑफ वाली कंडीशन को एफिशिएंट यूज कहते हैं, कि रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करें। कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग, आप मैसेजिंग ब्रांड के बारे में लोगों को बार बार अटैच करते रहें, उनको मैसेज करते रहें, उनको पैगाम पहुंचाते रहें कंसिस्टेंट बुनियादों पे, मुसलसल, ताकि लोगों के दिमाग में आपकी बात पहुंचती रहे और सेव होती रहे, रिमेंबर होती रहे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे तवज्जो दी जाए। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटजी नहीं है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। यहाँ पे हम बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रेटजीज को नहीं कहा जाता, कुछ टाइम की स्ट्रेटजीज को नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखी जाती है कि कुछ सालों में हम कहाँ पहुंचेंगे, और उसके लिए पहुंचने के लिए हमें टैक्टिकल स्ट्रेटजीज कौन सी बनानी, छोटे छोटे टैक्टिक्स क्या यूज करने। सस्टेनेबिलिटी से मुराद है कि आप ग्रो भी करना चाहते हैं और सस्टेन भी करना चाहते हैं। सस्टेन करने से मुराद होता है कि जब आप कोई चीज़ हासिल कर लें, कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ का एक स्टेज हासिल कर लें, तो फिर से उसको आप लॉस ना करें बल्कि उसको कैप्चर किए रखें। आपकी कस्टमर की तादाद में, आसान अल्फाज में बताता हूँ, कस्टमर की तादाद में 100 से 150 तक इजाफा हो चुका है, यू हैव ग्रोथ। तो अब आपने इस 150 कस्टमर को कायम भी रखना है, उसको सस्टेन भी करना है, उसको जाने नहीं देना, और इससे ऊपर जाने की कोशिश करनी, इससे नीचे आने की कोशिश नहीं करेंगे या कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। डेवलप्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है? जिसमें रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल होता है, ब्रांड मैसेजिंग कंसिस्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंश्योर किया जाता है, और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है तो ये ऑन पेपर होती है, और बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के की जाती है। इसमें सबसे पहला एनालिसिस है जिसे हम कहते हैं मार्केट एनालिसिस। कि सबसे पहले आप अपनी मार्केट को, जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसको पहले मुकम्मल तौर पे उसका तज्जिया करें, उसके एक एक हिस्से को एनालाइज करें कि कहाँ पे कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। ये एक आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, बिजनेस के बाहर की इन्वायरमेंट। एक बिजनेस के अंदर की इन्वायरमेंट, एक बिजनेस के बाहर की इन्वायरमेंट, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, जहाँ बिजनेस ऑपरेट करता है। उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें कस्टमर शामिल है, उसमें कॉम्पेटिटर्स शामिल है, उसमें इंडस्ट्री के ट्रेंड्स शामिल है,
इकोनॉमिक कंडीशन शामिल है। तीनों को चारों को थोड़ा सा देखते हैं। कस्टमर, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि कस्टमर को जानने से मुराद है कस्टमर की नीड्स को जानना, उसके इनकम सोर्सेज, उसके इनकम लेवल्स को जानना, उसकी परचेजिंग पावर को जानना, और उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाना, उसके बाइंग बिहेवियर के बारे में पता लगाना, कस्टमर की नोहा करना कि वो कहाँ पे कैसे किस जगह पे मौजूद है, हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। कंपैरेटर्स, आपके मुकाबले में आपके मुतबादल के तौर पे कौन कौन से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या ऑफरिंग करते हैं, कितनी प्राइसेस लगाते हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर के साथ इंगेज कैसे कर रहे हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड से मुराद है कि ओवरऑल जिस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक रखते हैं उस इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है, वहाँ इंडस्ट्री में जिद्दत आ रही है, उस इंडस्ट्री में इनोवेशंस आ रही हैं, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, या वहाँ डाउन ट्रेंड, कोई डाउनफॉल चल रहा है। तो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को फॉलो करना भी या उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, जिस मुल्क में आप बिजनेस कर रहे हैं उस मुल्क की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन होती है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने डेवलप हो चुके हैं कि वहाँ पे काम करना बहुत ईजी होता है, चीज़ें अवेलेबल और लाइनअप होती हैं। लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे सहूलियात फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं, फिर आपको उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ता है, और जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक बैड ट्रेंड्स हैं उनको टैकल करना पड़ता है। इसकी एक मिसाल है, डेयरी मिल्क कंपनी है पाकिस्तान में, जिसको आप आमतौर पे जानते हैं नेस्ले। ये क्या करते हैं कि कंज्यूमर डिमांड को स्टडी करते हैं कि हेल्दी मिल्क की डिमांड कितनी है, कि लोग कितना इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमें सेहतमंद दूध मिले, मिक्सिंग वाला ना मिले, और जो है वो ऐसा इन हाइजीनिक कंडीशन में ना मिले। राइजिंग अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या लोगों के पास ग़िज़ाइयत के बारे में आगाही है या नहीं है, अवेयरनेस है या नहीं है, क्या आगाही बढ़ रही है या आगाही कम हो रही है पहले से। कंपटीशन फ्रॉम ब्रांड्स लाइक ओलपर्स एंड हलीब, और उनके मुतबादिल हैं मार्केट में, जिनका नाम, एक का नाम ओलपर है और एक का नाम हलीब है, ये भी दूध बेचते हैं, नेस्ले वाले का भी ये मिल्क पैक होता है। तो इन दोनों कंपैरेटर्स को देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ओलपर वाले और हलीब वाले ये क्या कर रहे हैं। मार्केट एनालिसिस करें, मार्केट में कौन कौन शामिल है। मार्केट के एनालिसिस में शामिल है जी पेस्टल। पेस्टल क्या है? पेस्टल कोई वर्ड नहीं, पेस्टल एक एब्रिविएशन है। पेस्टल में पी से मुराद है पॉलिटिकल, ई से मुराद है इकोनॉमिक, एस से मुराद सोशल, और टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, एल से मुराद लीगल, और ई से मुराद एनवायरमेंटल। ये एनालिसिस क्या बताता है कि आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि उस पूरी सोसाइटी, उस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि ये फैक्टर्स किस तरह से हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल होती हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अनफेवरेबल होती हैं, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन से मुराद सियासत नहीं होता, पॉलिटिकल सिचुएशन से मुराद यहाँ पे होता है मुल्क में अमन व अमान की कंडीशन, मुल्क में आम तौर पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो लीगल सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्मूथ वे पे चल रही हैं या आए दिन कोई निज़ाम की चेंजिंग है। एक गवर्नमेंट की चेंज होती है, एक निज़ाम की चेंज होती है, और गवर्नमेंट की चेंज में भी कई बार हसल बसल ज़्यादा होती है। तो ये पॉलिटिकल पीस जिसे कहते हैं उसका इंश्योर होना ज़रूरी है बिजनेस को अच्छा चलने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से मुराद है कि मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं या आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में करेंसी सिचुएशन कैसे चल रही है, करेंसी डाउनफॉल चल रहा है या करेंसी स्ट्रांग हो रही है। मुल्क में ओवरऑल डेट्स का इजाफा हो रहा है या फिर जीडीपी में इजाफा हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लोगों की आमदनियों में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, बेहतरी आ रही है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। सोशल, सोसाइटी इंगेज्ड है, सोसाइटी काम में लगी हुई है, सोसाइटी नई प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रही है, या सोसाइटी टेंशन में है, या चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है जल्दी या फिर रेजिस्ट किया जाता है। लोगों का एक्सेप्टेंस का लेवल कैसा है किसी भी प्रोडक्ट को एडॉप्ट करने के बारे में। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस क्या है कि मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है या बहुत स्लो अडॉप्शन चल रही है। टेक्नोलॉजी जो आ जाती है उसको आप अवॉइड करते हैं या जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, दो ही सिचुएशन होती हैं। हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने का मतलब होता है कि हम टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको स्लोली अडॉप्ट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर मार्केट ट्रेंड्स।
कि आप टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे तो बिजनेसेस बदल जाएंगे, और अगर आप लेट अडॉप्ट करेंगे तो पुराने बिजनेसेस चलते रहेंगे। लीगल, मुल्क में कवानीन की सिचुएशन क्या है? क्या कोई स्टेबल कंडीशन है कि हुकूमत आए दिन कवानीन चेंज नहीं करती? क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बार बार कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं, बिजनेसेस जो हैं वो उन लीगल इश्यूज से मुतासर हो रहे हैं? अगर ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा माहौल होगा, तो काम करना मुश्किल होगा। इन्वायरमेंटल, आपके मुल्क के इन्वायरमेंट से मुराद यहाँ पे सिर्फ सारी इन्वायरमेंट नहीं, सिर्फ एक लिमिटेड बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट से मुराद पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट से मुराद डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से मुराद सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी। और इसमें आपकी इर्द गिर्द के हाइजीनिक कंडीशंस आती हैं, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीज़ें आती हैं कि आवाम जो है वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को कैसा देख रही है। एक और एनालिसिस इसका नाम है SWOT। SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है एंड थ्रेट। SWOT भी कोई वर्ड नहीं, ये एक एब्रिविएशन है इसका, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज बतौर स्ट्रेंथ मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपके पास पैसा ज्यादा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपके पास स्किल ज्यादा है, ये भी स्ट्रेंथ है। आपके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, टेक्निक ज्यादा है। आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो टॉप क्लास हैं, ये स्ट्रेंथ है। इसी तरह से वीकनेस की बात कर लें तो ये इन्हीं चीज़ों का उलट अगर बोला जाए तो वो वीकनेस कहलाएगा। पैसा कम है, स्किल कम है, टेक्नोलॉजी कम है, लर्निंग कम है, रिसर्च कम है, और एक खास स्किल है, एक खास काम करने का तरीका है वो आपको नहीं आता, तो ये वीकनेस है। एक खास मार्केट है, उसे कैप्चर करने के लिए आपके पास फसाइल रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती है, एनवायरनमेंट में होती है, थ्रेट भी इन्वायरमेंट में आता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बेसिकली इनको इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। इंटरनल से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वीकनेस होती है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मार्केट में होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं। अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है कि आपको मार्केट से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्पेस बनी है, कस्टमर को एक चीज की जरूरत है और वो चीज मार्केट में मौजूद नहीं है, आप उसको बनाएं और बेचना शुरू कर दें। आपने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया। अपॉर्चुनिटी से मुराद है कि मौके मिलते हैं, आपको स्पेस मिलती है, तो आप फटाफट उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स है कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसका ऑल्टरनेटिव आने का खतरा है, या आपने एक खास प्लेस पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका फौरी तौर पे कोई कंपैरेटर आ गया। या थ्रेट की भी हो सकता है कि आपने बिजनेस शुरू किया लेकिन गवर्नमेंट ने लीगल चेंजेस कर दी, कानून बदल दी और आपका बिजनेस मुतासर हो रहा है। और मुल्क में कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस अनसर्टन हो गई जिसकी वजह से आपको बिजनेस के ना चलने का खतरा फील हो रहा है। तो ये कुछ बाहर के थ्रेट्स हैं। इन एनालिसिस को करने के बाद ही आप स्ट्रेटजी में आगे बढ़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, पेस्टल एनालिसिस में रिवील दैट इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस सोशल फैक्टर इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स। अब एक सोशल फैक्टर है पेस्टल में, जब आप सोशल इस फैक्टर पर काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या अच्छे दूध के इस्तेमाल के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, और क्या उसके बारे में लोगों की सेंसिटिविटी में इजाफा हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर लो फैट मिल्क सेल होगा। अगर ऐसा नहीं है, लोगों को नहीं मालूम कि ये जो लो फैट मिल्क है इनका क्या फायदा होता है, फिर नहीं बिकेगा। सिमिलरली, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, यानी कि मुल्क में आमतौर पर महंगाई होते जाना, इससे क्या होगा? में रिड्यूस कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, इससे कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आती है। उनके पास खरीदारी करने के पैसे नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो कम चीजें खरीद पाएंगे। वजह क्या है कि कीमतें बढ़ रही हैं। फोर्सिंग कंपनीज टू इंट्रोड्यूस स्मॉलर अफोर्डेबल पैकेजिंग, इसका बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? बिजनेस को उसके मुताबिक एडजस्ट होना पड़ेगा। बिजनेस सस्ती चीजें बनाना शुरू कर देंगे, कम क्वालिटी वाली चीजें छोटी पैकिंग में, अफोर्डेबल पैकेजिंग करना शुरू कर देंगे, ताकि लोग सस्ते में, यानी कि थोड़े से पैसों में भी चीज का फायदा उठा सकें, बड़ी पैकिंग से बच के छोटी पैकिंग खरीद लें। इसके आगे जी, टारगेट मार्केट सिलेक्शन। इसमें सेगमेंटेशन है और टारगेटिंग है, इसमें हम पिछले लेक्चर्स में कुछ बात कर चुके हैं, उसमें आप प्रीवियस वीडियोस देख के इन चीज़ों को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स हैं, ज्योग्राफी है, साइकोग्राफिक्स है, बिहेवियर है, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेगमेंटेशन के मुख्तलिफ बेसिस हैं, और उसकी बुनियाद पे हम टारगेटिंग और पोजीशनिंग के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है मार्केटिंग मिक्स, यानी कि 4 Ps: प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस एंड प्रमोशन। इसके ऊपर भी लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की है। यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है प्राइस के अंदर, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग और एक है स्किमिंग प्राइसिंग। जब एक नया बिजनेस मार्केट में आता है तो वो दोनों में से एक कंडीशन इस्तेमाल करता है, एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है प्राइसिंग की।
एक इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग और दूसरी है स्किमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेट से मतलब होता है मार्केट के अंदर एंटर होने की कोशिश करना, जब मार्केट में ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स और कंपैरेटर्स की बहुतात हुई हो, मार्केट बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, तो लो प्राइस टू एंटर, आप प्राइस को थोड़ा कम रख के मार्केट में एंटर होने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर की तवज्जो हासिल कर सकें और बिजनेस जो है वो अपना लॉन्च कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। बाद में आप उसको अच्छी सर्विसेज देके हाई प्राइसेस की तरफ ले जाएंगे। स्किमिंग प्राइसिंग ये तब होता है जब आप फर्स्ट मूवर हों और आप अकेले बिजनेस कर रहे हों या आपके पास ऑल्टरनेटिव और कंपैरेटिव की बहुत कम मिकदार हो, तो आप इनिशियली हाई प्राइस लगा के आते हैं। और ये वो कंपनियां करती हैं जो रिसर्च की बुनियाद पर नया प्रोडक्ट लेके आती हैं, तो उनकी रिसर्च की उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्राइस रख के अपनी उस कॉस्ट को पूरा करने की कोशिश करती हैं। इसकी मिसाल है जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ऑफन यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आप देखते हैं कि चाइना के मोबाइल जो पाकिस्तान में आते हैं, कम कीमत रख के वो मार्केट में एंटर होने की कोशिश करते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं मोबाइल फोन्स को वो प्रीमियम क्वालिटी बना के प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेस प्रमोशन, इसके बारे में बात हुई, अब आगे चलते हैं। ये है कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। आपने मुकाबला करना है मार्केट में। मार्केट में मुकाबला करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कंपैरेटर को से आगे निकल सकें किसी एक पॉइंट की वजह से। किसी भी बिजनेस के चलने के लिए उसके पास कंपेटिटिव एज, कंपेटिटिव पॉइंट या निश होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर वो नहीं चल सकता। किसी भी कारोबार से आप कुछ खरीदते हैं तो उसकी कुछ ऐसी खसूसियत होती है जिसकी बुनियाद पे आप एक टाइम पे उससे वो खरीद रहे होते हैं, दूसरे टाइम पे हो सकता है आप उससे ना खरीदें। लेकिन जिस टाइम पे आप उससे खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कंपैरेटिव क्वालिटी थी जिसकी वजह से आपने उससे खरीदा और दूसरों से नहीं खरीदा। वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं? पहली बात, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप ये आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है। एज अ बिजनेसमैन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे मटेरियल से, एक ऐसे प्रोसेस से चीज़ों को बनाएं जो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बने, लोएस्ट प्राइस पे हो। कॉस्ट लीडरशिप इसे ही कहेंगे कि आप मार्केट में सबसे सस्ता बनाते हैं। अगर आप मार्केट में सबसे सस्ता बनाते हैं तो आप मार्केट रेट पे बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। या आप मार्केट रेट से थोड़ा सा कम पे भी बेच देंगे तो भी आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा और आपके कंपैरेटर परेशान हो जाएंगे। वो नहीं बेच सकेंगे, वजह क्या होगी कि वो सस्ता बना नहीं सकते या सस्ता ला ही नहीं सकते, तो वो सस्ते में बेच भी नहीं सकते। तो आपकी प्राइस अगर लो होगी तो आप कॉस्ट में और प्राइस में लीडर बन जाएंगे। ये है मुकाबले में आगे निकलने की बुनियादी और पहली वजह। दूसरी वजह होती है कुछ लोग प्राइसेस पे फैसला नहीं करते, प्राइसेस पे कंपटीशन नहीं करते, वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स या ऐसे डिफरेंस प्रोडक्ट में क्रिएट करना जो आमतौर पर कंपैरेटिव के प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होते। वो यूनिक फीचर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप दावा करते हैं कि हम प्राइस कम नहीं करते क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है दूसरे से, और इसमें एक एक्स्ट्रा एज हासिल है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी हासिल है, इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू डिलीवर की जा रही है जो हमारे कंपैरेटर ऑफर ही नहीं करते, तो हम ज़्यादा प्राइस लगाएंगे। अक्सर आप देखते हैं मार्केट में कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादा महंगा बेच रहे होते हैं। वो क्यों बेच रहे होते हैं? उनको ये नहीं मालूम कि बाजार में और भी हैं जो सस्ता बेच रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। तो वो इस बुनियाद पे मार्केट कर रहे हैं, अपना कंपैरेटिव एज क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसा एज है, एक वैल्यू है, एक डिफरेंट पॉइंट है, इसमें एक ऐसा फीचर है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, इसलिए हम इसको अपनी मर्जी की प्राइस पे और एक अलग वे में बेचने की स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। इस स्ट्रेटजी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है कि क्रिएटिंग अ बिट डिफरेंस अमंग प्रोडक्ट्स इन अवेलेबल इन मार्केट। एक है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी होती है निश। डिफरेंशिएशन में और फोकस में डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन में होता है कि थोड़ा बहुत फर्क क्रिएट करके अपनी मर्जी की प्राइसिंग करना, इसे आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन वहां होती है जहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा हो मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं होता। तो उससे थोड़ा सा आगे और मजीद थोड़ा सा आगे चले जाएं तो फोकस स्ट्रेटजी आती है, इसे कहते हैं निश मार्केटिंग करना। निश मार्केटिंग से हो रहा था कि किसी एक खास चीज का ऐसा स्पेशलिस्ट बनना, एक खास प्रोडक्ट में, एक खास चीज में या उसकी एक खास फीचर में ऐसा स्पेशलिस्ट बनना कि लोग स्पेशलाइजेशन की वजह से आपके पास जैसे किसी होटल का सिर्फ इस बुनियाद पे चलना कि उनका टेस्ट अच्छा, कि उनकी हर चीज में टेस्ट है। किसी होटल का इस बुनियाद पे चलना कि उनके पास स्पेस ज्यादा है। किसी होटल का इस बुनियाद पे चलना कि या उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं या उनका एम्बियंस, उनका एनवायरनमेंट, उनकी लुक बहुत अच्छी है। ये एक खास चीज इस पे आप ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कहते हैं खाना खाना तो हो ही जाएगा, असल चीज होती है वो जगह जहाँ पे हम जाके बैठे। तो उस पे वो काम कर रहे हैं और उस पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने बेहतरीन खूबसूरत किस्म के हॉल बनवाए, अच्छी बैठने की जगह बनवाई है। तो ये उन्होंने एक खास एस्पेक्ट पे काम किया।
कुछ एक एस्पेक्ट ले सकते हैं, दूसरे कुछ और एस्पेक्ट ले सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप अपने बिजनेस को दूसरों से डिफरेंशिएट करके या प्रोमिनेंट करके दिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लोकल बेकरी है, लोएस्ट प्राइसेस करके वो माल बेच सकते हैं। एक लग्जरी ब्रांड है, वो क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी की बुनियाद पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करती है। तो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी में से कोई ना कोई कंपैरेटिव पॉइंट या एज आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन से मुराद वो तमाम पैकेज है जो एक ब्रांड नेम के अंडर कस्टमर को डिलीवर किया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीजें कस्टमर को बताई जाती हैं। व्हाट बेनिफिट डज द कस्टमर गेट, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रोडक्ट से। एक तो होता है कोर वैल्यू, एक होती है ऑगमेंटेड वैल्यू। इन दोनों के इकट्ठ को, इन दोनों के कंपोजिशन को हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट है, वो बनी किस काम के लिए, वो काम तो करेगी, साथ में और क्या फायदे देगी, तो वो सारा पैकेज मिला के जो बनता है उसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहेंगे। कस्टमर को इस प्रोडक्ट को लेने के बाद टोटल बेनिफिट क्या मिलने वाला है, वाई इज इट बेटर देन ऑल्टरनेटिव, और ये वाला जो आप बेनिफिट या पैकेज उसको देंगे, ये दूसरे ऑल्टरनेटिव्स यानी कि मार्केट में जो कंपैरेटर हैं उनसे बेहतर कैसे है? उनसे डिफरेंट नहीं, उनसे बेहतर कैसे। जब तक आप अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं बताएंगे या शो करेंगे या साबित करेंगे, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को समझ नहीं आएगा, वो नहीं लेगा। तो कहेगा आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जिससे पता चले कि आप कंपैरेटर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या उससे बेहतर वैल्यू आप हमें दे रहे हैं। जैसे फूड पांडा offers convenience, variety, fast delivery, making it attractive for busy urban consumers। एक बंदा अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, मसरूफ बैठा हुआ है, उसको घर पे सामान की जरूरत है, वो फूड पांडा को इस्तेमाल करता है। उसको ऑफिस में खाने की जरूरत है, वो फूड पांडा इस्तेमाल करता है। उसको जल्द अज जल्द डिलीवरी चाहिए, उसके पास टाइम कम है, उसकी ब्रेक शॉर्ट है, उसको फूड पांडा सर्विस दे रहा है। तो ये फूड पांडा है जो उसको मुख्तलिफ वैल्यू प्रोपोजिशन के भी वैरायटी भी देंगे, कन्वीनियंस भी देंगे, हर जगह पे पहुंचेगी और डिलीवरी भी तेज होगी। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसमें आप सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिर्फ बनानी नहीं होती, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, उसको नाफिज भी करना होता है। आफ्टर प्लानिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। मॉनिटर करना बहुत, इम्प्लीमेंटेशन में क्या शामिल है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो बिजनेस में आपके अंदर मौजूद हैं, जितने भी हैं, चाहे बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे तमाम लोगों को कि बिजनेस रिस्पॉन्स यानी कि जो स्ट्रेटजी है उसका कौन सा हिस्सा किसके जिम्मे होगा कि वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एलोकेटिंग रिसोर्सेस, आप पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे, कहाँ पे कितने कितने पैसे या कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कहाँ पे गाड़ियाँ चाहिए, कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ हम परचेज करेंगे, ब्रोशर काम बनाएंगे, प्राइसिंग पे कितना पैसा लगाएंगे, कॉस्ट बिल्डिंग पे कितना पैसा लगाएंगे, रिसर्च पे कितना लगाएंगे, ये एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज है। सेटिंग टाइमलाइंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके हमने टाइम लाइन के मुताबिक उसको चेक भी करना होता है कि कितने अरसे में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और कितने अरसे के बाद उसमें अपना रिजल्ट जो है वो मैयर करना शुरू कर देंगे। कंट्रोल में है मैयरिंग इन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करें कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी सेल कहाँ जा रही, आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट शेयर से मुराद आपके कस्टमर की तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। कंपेयरिंग विद ऑब्जेक्टिव, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो शुरू में ऑब्जेक्टिव मकासद तय किए थे, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं। कैसे मकसद हो सकता है कि कस्टमर की तादाद में 10% इजाफा, 15% इजाफा, सेल में 5% इजाफा, 10% इजाफा। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपने अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पे पहुंचाना है, दैट इज द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी अचीव हो रही है, अपना टारगेट अचीव कर पा रही है या नहीं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर आपने शुरू में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है, उसके बनाते हुए कोई गलती हो गई है या उसमें कोई कमी है, तो करेक्टिव एक्शन साथ साथ लेते जाना ताकि इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो सके और आप अपनी स्ट्रेटजी से, अपने प्लान से एक अच्छा रिजल्ट अपने बिजनेस के लिए हासिल कर सके। इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। एक वेल डिफाइंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेल इम्प्लीमेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक अच्छी बनाई हुई स्ट्रेटजी जो इन्वायरमेंट को देख के बनाई गई है, पेस्टल के मुताबिक, शॉर्ट के मुताबिक और कंपैरेटिव स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के मुताबिक आप जब बनाते हैं उसके बाद फायदे क्या पहुंच सकते हैं। प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड फोकस, बिजनेस को एक खास वे मिल जाता है काम करने का, एक खास वे में फोकस करने का। पता चलता है कि हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, प्रोडक्ट पे तवज्जो देनी चाहिए, प्राइसेस पे,
प्रमोशंस पे, किस पे ज़्यादा काम करें, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्लेस पे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो नई स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो फिर पिछली स्ट्रेटजी की जो कमी कोताहियां होती हैं उसको ख़त्म करने में मदद मिलती है। हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, बात स्टार्ट इधर से होती है कि कस्टमर नीड को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। कस्टमर नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, उस एनालिसिस करेंगे तो ही बात आगे चलती है। तो इसमें सबसे पहली बात कस्टमर नीड्स है। एनहेंस कंपैरेटिव एडवांटेज, जब आप लोगों के कंपैरेटिव एजेस को देखते हैं, उनके कंपैरेटिव पैकेजेस को देखते हैं, तो आप उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज को एनहांस करना, बेहतर करना, अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को बेहतर तरीन बना के पेश करना, ताकि कस्टमर आपकी तारीफ करे, कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाए। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ा सिस्टमैटिक वे होता है काम करने का, तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग करने का जो तरीक़ेकार होता है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है और आप बड़ा कैलकुलेटेड और सिस्टमैटिक किस्म का डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में बिजनेस को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक टॉपिक था मार्केटिंग स्ट्रेटजी का जो हमने डिस्कस किया है, जिसकी बुनियाद पे आप एक नए बिजनेस को एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं।